ऐसे की कुछ बेसिक बातों को यहाँ आज देखेंगे इस लेक्चर में। एक चीज सब लोग नोट कर लें कि ये जो वर्कशॉप रखने का मकसद होता है, सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है, काम किया हुआ है, तो वो चंद एक गलतियां जो एग्जाम में की जाती हैं उनसे स्टूडेंट्स को कैसे बचाया जाए। अगर कोई ये समझे कि यहाँ ऐसे की बेसिक्स या ऐसे क्या होता है, ऐसे की टाइप्स क्या हैं, ऐसे लिखा कैसे जाता है, ये चीजें बेटा इन डिटेल में एक लेक्चर में कवर करना पॉसिबल ही नहीं होता। और अगर ऐसा किया जाए तो उल्टा स्टूडेंट को मिस गाइड करने के बराबर होता है। तो ये चीज ध्यान से निकाल दीजिएगा। जैसा कि कल के लेक्चर में बच्चे वो चीजें पूछ रहे थे कि जैसे उनको कंपोजिशन का कुछ पता ही ना हो, तो बेटा उसका तो चाहे हम एक वर्कशॉप क्या दो तीन भी रख लें, तो वो बच्चे जो बेसिक्स नहीं जानते, जिनको ऐसे लिखना नहीं आता, तो उनके लिए तो बेटा कुछ भी इनफ नहीं। अपना प्रॉपर वे में जाके किसी भी बंदे के पास जाए, किसी उस्ताद के पास, दोस्त के पास, सीनियर के पास, वहां जाके तैयारी करें, ऐसे लिखना सीखें। हम यहाँ जो इस वर्कशॉप में चीजें डिस्कस करेंगे वो ये होंगी कि वो बच्चे जो 20+ पे फेल हो रहे होते हैं उनके साथ क्या होता है, वो कौन सी गलतियां ऐसी करते हैं जिनकी वजह से उनका ऐसे फेल हो जाता है। तो बेटा ऐसे राइटिंग में जो सबसे पहली चीज है वो हम ये देखेंगे कि हमारे ऐसे में जो चेकिंग प्रोसेस है वो कैसे चलता है। आप जो ऐसे लिखते हो तो आपका जो एग्जामिनर है वो आपका ऐसे देखता कैसे। बेटा आपके ऐसे के 5 पार्ट्स होते हैं जो एग्जामिनर ने चेक करने होते हैं। सबसे पहले वो आपका आइडिया देखता है, फिर वो आपका कंटेंट देखता है, तीसरे नंबर पे वो आपका स्ट्रक्चर देखता है, चौथे नंबर पे वो आपकी लैंग्वेज देखता है, पांचवें नंबर पे वो आपका डिक्शन और स्टाइल चेक कर रहा होता है। ये 5 चीजें एग्जामिनर को चाहिए होती। अब हमारे यहाँ जो एक मिथ पाई जाती है वो ये होती है कि स्टूडेंट को जिस बंदे की जो चीज स्ट्रांग है, एक बंदा जो इस काम का उस्ताद ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि वैल्यूएशन कैसे होनी है, हाँ ऐसे का उसे कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है, उसको कंटेंट पे ज्यादा चीजें पता है उसको, तो वो क्या करेगा, सारा काम कंटेंट और आइडिया पे करवा देगा। स्ट्रक्चर आपको एक आधा बता देगा, हालांकि डिफरेंट एसेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। और स्ट्रक्चर जो है वो आपका आगे चल के हम डिस्कस करेंगे 2 लेयर्स में एग्जामिनर चेक करना। फिर वो उस्ताद जो सिर्फ लैंग्वेज के उस्ताद होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारा काम आपको लैंग्वेज और स्ट्रक्चर पे करवा देते हैं। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको सारा काम डिक्शन और स्टाइल पे करवा देते हैं। याद रखिएगा ये जो सारी चीजें हमारे सामने मौजूद हैं, इनका 50% वेटेज होना जरूरी है। अब आपका आइडिया गलत है तभी ऐसे फेल हो जाएगा। आइडिया ठीक, स्ट्रक्चर ठीक, लैंग्वेज ठीक, कंटेंट वीक है, या जितना कंटेंट उसने डिमांड किया वो नहीं है, तब भी हमारा ऐसे फेल हो जाएगा। अगर आइडिया और कंटेंट ठीक था लेकिन हमारी लैंग्वेज वीक थी, तब भी हमारा ऐसे फेल हो जाएगा। अगर आइडिया, कंटेंट, लैंग्वेज तीनों ठीक थे और हमारा स्ट्रक्चर जो एक ऐसे में डिमांड होती है स्ट्रक्चर की, हमने वो वायलेट कर दिया, तो तब भी हमारा ऐसे फेल।
तो ये 5 चीजें हमने बेटा देखनी होती। एक, जब भी आपका एग्जामिनर बैठता है तो वो इन 5 चीजों को चेक करता है। अब इससे पहले कि हम इन 5 चीजों की डिटेल में जाएं, तो एक चीज मैं आपको एग्जामिनर का स्टाइल बताता हूँ कि वो आपका ऐसे जब चेक करने बैठता है तो वो कैसे चलता है इस चीज पे। सबसे पहले बेटा, जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो कैसे चलता है कि सबसे पहले एग्जामिनर आपका इंट्रो पढ़ता है ऐसे, और 70 से 80% बच्चे इंट्रो के अंदर फेल हो जाते हैं, क्योंकि इंट्रो में आइडिया, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, मोस्टली चीजें एग्जामिनर को आपकी नजर आ जाती। अगर एग्जामिनर आपका इंट्रो पढ़ गया तो फिर वो क्या करता है, वो आपके बॉडी पैराग्राफ, जो एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनर है वो पढ़ेगा आपके बॉडी पैराग्राफ 4 से 5, और जो एक ढीठ किस्म का एग्जामिनर है वो मिनिमम 8 पढ़ेगा। कि क्या बच्चा इंट्रो से तो मेरे से निकल आया, क्या बॉडी पैराग्राफ में मैं इसको फंसा सकता हूँ या मैं इसको फेल कर सकता हूँ। अगर कोई बच्चा यहां से भी निकल जाए तो फिर बेटा वो फौरन जाता है आपके कंक्लूजन की तरफ। आपका कंक्लूजन देखता है। अगर कंक्लूजन, कुछ बच्चे तो जल्दी में कंक्लूजन भूल आते हैं, पूरा लिखते नहीं। कुछ बच्चे वीक लिख बैठते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते। अगर आप यहां से भी पास हो गए तो फिर वो आखिरी अपना तीर मारता है आपको। वो क्या करता है कि आपकी आउटलाइन और आपके एसे को मैच करता है। इन दोनों चीजों को मैच करके देखता है कि क्या इस बच्चे ने जितनी आउटलाइन में चीजें दी, क्या वो सारी की सारी एसे में डिफेंड की है या नहीं की। अगर एसे और आउटलाइन आपकी मैच नहीं करती, अब इसका मकसद ये नहीं है कि आउटलाइन कोई और लिखी हुई है, ऐसे कोई और लिखा हुआ है। बेसिकली जो आउटलाइन के कंपोनेंट्स हैं, क्या वो इन डिटेल पैराग्राफ्स की फॉर्म में ऐसे में मौजूद हैं या नहीं। अगर याद रखिएगा, अब कुछ बच्चे यहाँ जो असल चीज समझानी थी आपको, वो बेटा ये है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, आउटलाइन बड़ी डिटेल में बना देते हैं। वो कहते हैं जी आउटलाइन एग्जामिनर देख के इम्प्रेस हो जाता है, वो फैसला कर लेता है मैंने ऐसे को पास कर रहे हैं फेल कर। बेटा याद रखिएगा, जब हम स्टूडेंट से आउटलाइंस बनवाते हैं तो बड़ी बड़ी आउटलाइंस हम बना लेते हैं। जब बच्चा ऐसे लिखने बैठता है तो वो अपनी बनाई हुई आउटलाइन को डिफेंड नहीं कर पाता। वो बंदा जिसने आउटलाइन बनाई और वो उस आउटलाइन को डिफेंड नहीं कर पा रहा, क्या एक एग्जामिनर आउटलाइन पढ़ के डिसाइड कर लेगा कि ये ऐसे पास होगा या फेल होगा। बेटा वो ऐसा कोई भविष्यवाणियां करने वाला कोई प्रोफेसी टेलर नहीं है। आउटलाइन तो आपकी वो बिल्कुल एंड पे देखता है, और वो भी फेल करने के लिए देखता है। अगर ये आउटलाइन और ऐसे मैच हो गया तो फिर बेटा उसके जहन में आ जाएगा कि बच्चा है पास, अब मैंने इसकी मार्किंग करनी। अब वो क्या करेगा, दोबारा से आपका ऐसे पढ़ेगा कंप्लीट, उसके पांचों कंपोनेंट्स को इवेलुएट करेगा कि किस कंपोनेंट में बच्चा कितने मार्क्स लेने वाला है। तो फिर वो आपको 40+, जहां भी आपके मार्क्स बनते होंगे वहां आपके मार्क्स देते हैं। लोग कहते हैं जी ऐसे जो है, अक्सर किसी सीनियर टीचर के पास जाएंगे ना तो वो आपको कहेगा कि बेटा आपका ऐसे पढ़ा नहीं एग्जामिनर ने। उसकी बेसिकल रीजन यही होती है कि इंट्रो वीक हो गया, उसने आगे बिल्कुल नहीं पढ़ा, मुझे पता चल गया बच्चे का आइडिया वीक है। बॉडी पैराग्राफ देखे, उसने देखा कि स्टाइल, डिक्शन, लैंग्वेज और कंटेंट में किस तरह की चीजें आ रही हैं, स्ट्रक्चर, चारों चीजें पता चल जाएंगी। अगर यहां से निकले
कंक्लूजन पे जाएगा, वहां से निकले आउटलाइन और बॉडी पैराग्राफ को मैच करेगा, तब जाके फिर उसने इवेलुएट करना। जब सीनियर टीचर कहते हैं ना कि आपका ऐसे पढ़ा नहीं, तो बेसिकली वो ये कह रहे होते हैं कि एग्जामिनर या तो इंट्रो पे अटक गया, या बॉडी पैराग्राफ में आके अटक गया, या कंक्लूजन पे अटक गया, या आउटलाइन और बॉडी अपना ऐसे की मैच करने पे अटक गया, मुकम्मल ऐसे उसने नहीं पढ़ा। मुकम्मल ऐसे एग्जामिनर उसी सूरत में बेटा पढ़ता है जब उसने ऐसे को पास करना हो। और ऐसे को वो पास कब करता है, ये चीजें मैंने अभी आपके सामने रखी, इन चीजों को रखते हुए। अब हम इन चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें हम किस तरीके से बनाएं कि एक एग्जामिनर जो है वो हमारा ऐसे पढ़ ले। तो कैसे बनाएं भाई, हमारा ऐसे एग्जामिनर तक पहुंच जाए। तो सबसे पहली चीज है बेटा हमारा आइडिया। आइडिया में हम वो क्या चीजें रखें कि एग्जामिनर हमें पास कर दे। तो उसके लिए बेटा सबसे पहली चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ बच्चे आइडिया को बम्बास्टिक करने के लिए, अपने आप को फिलोसफर बनाने के चक्करों में क्लैरिटी नहीं लेके आते, मुश्किल कर देते हैं या कंफ्यूज्ड अप्रोच कर देते हैं। बेटा सिंपल सी बात है, क्लैरिटी में दो चीजें आएंगी। नंबर वन, आपका स्टांस सिंपल होना चाहिए। नंबर टू, आपका स्टांस लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। उसको पता चले आप इस चीज को डिफेंड कर रहे हो या आप इस चीज के अगेंस्ट जा रहे हो। उसने कहा जेंडर इक्वेलिटी इज अ मिथ। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, जेंडर इक्वेलिटी को आप मिथ कह दो या रियलिटी कह दो, एग्जामिनर की सेहत पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं बेटा आपने ऐसे को गलत इंटरप्रेट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ओपिनियन दोनों साइड की हो सकती है। आप जेंडर इक्वेलिटी को मिथ प्रूव कर दिया आपने, तब भी आपका ऐसे पास हो सकता है। आपने जेंडर इक्वेलिटी को रियलिटी प्रूव कर दिया, तब भी आपका ऐसे पास हो सकता है, और बच्चों ने किया है। तो बेटा ये चीज जहन से निकाल दीजिएगा कि नहीं जी ऐसे हो गया तो ऐसे हो जाएगा। आपने एक क्लियर स्टांस लेना है जो बिल्कुल सिंपल, 2 + 2 = 4 हो, और लाउड एंड क्लियर, सीधी सीधी बात नजर आ रही। दूसरी चीज बेटा जो आपके आइडिया में एग्जामिनर ने देखनी है, वो देखनी है चीज कि ये चीज लॉजिकल हो, हवाई बातें ना हो, रीजनेबल बात हो, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो। तीसरी चीज जो आपके आइडिया में बेटा वो देखेगा पॉजिटिविटी। कहीं पैसिमिस्टिक स्टांस तो नहीं ले लिया। हर चीज में से पॉजिटिविटी ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल वो सोशल मीडिया जैसे आजकल बड़ा दौरा चल रहा है, और वो कह देता है कि सोशल मीडिया डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। अब सोशल मीडिया एक न्यूट्रल वर्ड है। अगर आप इसको नेगेटिव लेंगे तो हो सकता है नेगेटिव लेने में आपको आगे चल के ज्यादा नेगेटिविटी शो करना पड़े, जो इन रियलिटी है, जिसके फैक्ट एंड फिगर्स ना हो। उसके दूसरी साइड पे अगर आप सोशल मीडिया, जाहिर बात है फ्री एंड फेयर मीडिया जो होता है ये डेमोक्रेसी का बेसिक पिलर में से एक है, तो क्यों ना हम इसकी फेवर में चले जाएं। तो पॉजिटिविटी नजर आनी चाहिए, पैसिमिस्टिक अप्रोच कभी आपने नहीं देनी। चौथी चीज बेटा जो उसने देखनी होती है, वो उसने देखनी होती है एकेडमिक अप्रोच। जो बातें आप कर रहे हैं ना, वो ऐसा ना हो कि आप कहें जी मेरा दोस्त कह रहा था, मेरे मोहल्ले की आंटी कह रही थी। ऐसा नहीं। या तो हिस्ट्री के अंदर वो चीजें एग्जिस्ट करती हों, या वो चीजें किसी पब्लिकेशन में आई हुई हों,
या उनके ऊपर किसी ने कोई रिसर्च, या किसी बंदे ने उनके बारे में, अथेंटिक बंदे ने, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पार्टीज के हेड होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दुनिया के फिलोसफर्स होते हैं, उन्होंने ऐसी बात की हो। मतलब उसका कोई मुंह सिर पैर किताबों के अंदर मौजूद होना चाहिए, न्यूज़पेपर में, किसी जर्नल में, किसी बुक में, या मीडिया पे वो चीज। अब ऐसा नहीं है कि कोई मोहल्ले का बंदा उठ के कह दे जी मीडिया पे बयान रिकॉर्ड करवा दे, ऐसी बात नहीं है। मतलब कोई वेटेज वाले बंदे ने ऐसी बातें की। तो आइडिया के अंदर अगर हमारे पास क्लैरिटी है, हम लॉजिकल हैं, 2 + 2 = 4 सीधी बात करने वाले हैं, हम पॉजिटिव हैं, और वो सारी की सारी अप्रोच हमारी एकेडमिक है, तो हमारा आइडिया वो फेल नहीं कर सकता। अब यहां से एक बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये फियर अपने दिलो दिमाग से सारे बंदे वॉश आउट कर दें कि ऐसे का ये स्टांस लिया तो फेल हो जाएगा, ये लिया तो पास हो जाएगा। आप दोनों साइड में से एक साइड, हाँ, मिक्सचर नहीं करना। ये नहीं कहना कि ऐसा है भी सही और ऐसा नहीं भी है, कहीं है और कहीं नहीं। ऐसी बात बेटा नहीं करनी। एक साइड लें, उस साइड के पॉजिटिव एकेडमिक लॉजिकल आर्गुमेंट उठा के उनको डिफेंड कराएं, आपका ऐसे पास हो जाए। कोई बड़ी गेम इसमें नहीं होती। हम क्या करते हैं, हमारे असातिज़ा कहा करते थे कि बेटा नेवर ट्राई टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, जस्ट ट्राई टू कन्विंस हिम। जब आप इम्प्रेस करने जाते हैं तो आप बुरी तरह से फेल होते हैं, क्योंकि आप चीजों को कॉम्प्लेक्स कर बैठते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज ये हमारा काम जल्दी खत्म हो जाए। कल भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया हमें, तो बच्चे फिर तंग होना शुरू हो जाते हैं, वैसे भी लंबी वीडियो देखना बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है। नेक्स्ट चीज बेटा हमारा है कंटेंट। अब कंटेंट को मैं आपकी मजे की बात बताता हूँ, बच्चे यहाँ बड़े परेशान होते हैं। बेटा कंटेंट में आपने 2 चीजों का ख्याल रखना। सबसे जो पहली चीज है कि बच्चे लेंथ के बारे में बहुत ज्यादा परेशान। लेंथ के बारे में बेटा याद रखिएगा, जब वो कहता है ना कि राइट एन एसे, फॉर एग्जांपल एफपीएससी का स्टैंडर्ड होता है कि 2500 से लेकर 3500 वर्ड्स तक आपने ऐसे लिखना है। तो इसका एग्जैक्ट मतलब ये नहीं होता। आपको जो वहां कंटेंट देना है ना पास होने के लिए, वो 50% होता है। मींस एक बच्चा अगर 1250 वर्ड्स, हाँ, ये वर्ड्स कौन से हों, ये वर्ड्स इफेक्टिव हों, ये वर्ड्स रेलिवेंट हों, ये बात याद रखिएगा। एक चीज अगर आप ऐसे का क्वेश्चन पेपर पढ़ें तो वहां लिखा होता है द वेटेज विल बी गिवन टू द effectiveness एंड रेलिवेंसी। तीसरी चीज वहां वो लैंग्वेज की लिखते हैं कि ट्रांजिशनल वर्ड्स भी समटाइम लिख देते हैं, ट्रांजिशंस लिख देते हैं। तो उनमें से 2 चीजें आपके कंटेंट की होती हैं, आपके आर्गुमेंट की होती हैं, कि अपडेटेड इंफॉर्मेशन और वो झूठी ना हो। तो अगर आप रेलिवेंट और अपडेटेड इफेक्टिव चीज उसके सामने रखते हैं जो आउटडेटेड नहीं है, आपने 1250 वर्ड्स भी लिख दिए तो आप तकरीबन पास हो। अब अमूमन होता ये है कि 1250 वर्ड्स बच्चे इफेक्टिव नहीं लिख पाते, तो जो सेफ साइड होती है वो आपके पास बेटा, अगर आपका ऐसे कोई 1600 से 1800 वर्ड्स का लिखा गया है तो ये ऐसे आपको आराम से पास करवा सकता है। तो वर्ड्स के हवाले से कभी परेशान नहीं होना। 1250 थ्रेशोल्ड है, अगर इससे नीचे आया तो ऐसे फेल होने की तरफ जाएगा। और इसमें मजे की बात है, एग्जामिनर तो आपके वर्ड्स गिनता ही नहीं, वो तो 2 चीजें देखता है। जो आपने एक स्टांस लिया बेटा, उसके बॉडी पैराग्राफ में आप 2 तरह की चीजें लिखते हैं। एक प्राइमरी आर्गूमेंट,
और दूसरे होते हैं सेकेंडरी आर्गू। प्राइमरी आर्गूमेंट हमारे क्या है बेटा, याद रखिएगा, जब हम एक ऐसे को डी कोड करते हैं, ऐसे के बारे में जो चीज हम एक अपना स्टांस लेते हैं, जिसको कुछ लोग थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, कुछ स्टांस कह देते हैं, कुछ ओपिनियन कह देते हैं। हालांकि ये रियल में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो बेसिकली वही चीज है जो आपने अपने इंट्रो के अंदर अपनी क्लैरिटी में लिखी। अब जो वो आपने एक स्टांस लिया, आपने जो ओपिनियन ली, जिसे उर्फ आम में थीसिस स्टेटमेंट कहा जाता है, बेटा उसको डिकोड करने के लिए आप वाई या हाउ फैक्टर लगाते हैं। जो वाई या हाउ फैक्टर लगाया जाता है, उसके लिए एग्जामिनर को मिनिमम 8 पैराग्राफ चाहिए। आपने वाई या हाउ फैक्टर लगाया, उसको डिफेंड करने के लिए जो मिनिमम आप पैराग्राफ देंगे, वो आप देंगे 8। 8 थ्रेश होल्ड है, तो बेटा ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप कोशिश किया करें 12 दिया करें या 10 दिया करें, 10 से 12 दें। जो मैक्सिमम उसको चाहिए बेटा, वो चाहिए है 16। अगर एक बच्चा प्राइमरी आर्गूमेंट्स 16 पैराग्राफ लिख देता है, उसका ऐसे कंप्लीट हो जाता है। कोई बच्चा 8 लिख देता है, सारे के सारे रेलिवेंट हैं, वो फेल नहीं हो सकता कंटेंट की वजह से। कोई बच्चा 10 से 12 लिख देता है, सेफ साइड पे है, बेहतरीन है। 16 अमूमन बच्चों से पूरे होते नहीं है मौके पे रेलिवेंट। अच्छा, अब कुछ बच्चे 16 करने के चक्करों में वहां सारा खसो खाशाक इकट्ठा कर देते हैं, बिल्कुल लंडे का मटेरियल उठा के रख देते हैं। तो बेटा बजाय इसके कि आप 16 के चक्कर में पड़े, आप 10 या 12 के चक्कर में आ जाएं और फिर सेकेंडरी आर्गूमेंट को उठा लें। अब याद रखिएगा, जो सेकेंडरी आर्गुमेंट है, ये आपका ऐसे पास नहीं करवाता। ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफाई करता है जब आप अपने ऐसे को प्रॉब्लम में ढाल लेते हैं, रीजन सॉल्यूशंस की तरफ चले जाते हैं, स्टेटस इन पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, काउंटर आर्गुमेंट, मुख्तलिफ ऐसे होते हैं ना। अब हर ऐसे की सेकेंडरी आर्गुमेंट डिफरेंट होंगे। अगर वो एक्सपोजिटरी ऐसे है तो प्रॉब्लमटाइज करेंगे, अगर वो लिटरेरी ऐसे है तो काउंटर आर्गुमेंट की तरफ चले जाएंगे, अगर वो प्रॉब्लमेटिक ऐसे है तो स्टेटस इन पाकिस्तान और इस चीज की तरफ चले जाएंगे। तो ब्यूटिफिकेशन के काम तो सेकेंडरी आर्गुमेंट आएंगे। अब कोई बच्चा ये कहे कि जी सेकेंडरी आर्गुमेंट, अक्सर बच्चे आते हैं जब मॉक पेपर्स देते हैं या वैसे कोई बच्चा अपना से चेक करवाता है, तो फौरन से पहले हम जब इवेलुएशन करते हैं, तो कहता है सर आपको कैसे पता एफपीएससी में मेरे इतने नंबर आए थे। बेटा हम कोई पीर नहीं है, हमें वो आपका ऐसे बता रहा होता है कि भाई इसने सारी सेकेंडरी डिबेट दे दी। जब उसने सेकेंडरी डिबेट दी तो हम आराम से 20+ पे ऐसे फेल कर देते हैं। आपने जब प्राइमरी डिबेट देनी थी, वहां सेकेंडरी डिबेट दे के आ गए हो, तो ये तो ब्यूटिफिकेशन के काम आने वाली है, ये कंटेंट में तो नहीं काउंट होगी। तो कंटेंट के हवाले से बेटा मैंने 2 बातें आपको बताई। नंबर 1, वर्ड्स पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इफेक्टिव और रेलिवेंट कंटेंट 50% भी दे आते हो, ऐसे 40 पे पास हो जाएगा। हाँ, उससे ज्यादा जितना दे दोगे वो आपके मार्क्स बढ़ाता जाए। अब बच्चे इफेक्टिव और रेलिवेंट नहीं रह पाते, जाहिर बात है स्टूडेंट लेवल है, यहाँ टीचर्स आइडियलिज्म की मिसालें देते हैं बच्चों के सामने, लेकिन हर बच्चा ऐसे तो नहीं कर सकता। तो मेरी थोड़ी सी अप्रोच प्रैक्टिकल होती है कि चीज़ें पॉसिबल बच्चों के लिए नहीं रहती। तो मैं यही कहता हूँ बेटा, कुछ 1700-1800 वर्ड्स का ऐसे लिखने की कोशिश करे, मैक्सिमम 2000, 2500 के चक्करों में अपना ऐसे तबाह ना कर। दूसरी चीज है कि असल चीज जो एग्जामिनर ने देखनी है, वो इंट्रोडक्शन के बाद आपके प्राइमरी फैक्टर, प्राइमरी हेडर्स, जो हाउ या वाई फैक्टर आपने स्टेटमेंट पे लगाया था, उसके लिए आपने मिनिमम 8 पैराग्राफ, मैक्सिमम 16 पैराग्राफ
इन बिटवीन 10 से 12 बेहतरीन होते हैं। उससे अगली चीज आती है बेटा आपका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में एग्जामिनर ने क्या देखना होता है? स्ट्रक्चर 2 लेयर्स में होता है बेटा। जो फर्स्ट लेयर है उसमें यह होता है कि आपका एक ऐसे जो है उसकी आउटलाइन होनी चाहिए, फिर उसका इंट्रो होना चाहिए, फिर उसके बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी हेडर के, और उस एसे का कंक्लूजन होना चाहिए। ये तो है एक मेन स्ट्रक्चर। दूसरी लेयर में स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें याद रखिएगा कंक्लूजन एसे का लाजमी पार्ट होता है। जो बच्चे कंक्लूजन मिस कर आते हैं आउटलाइन के चक्रों में, याद रखिएगा आउटलाइन किसी बच्चे ने नहीं दी ना तो टोटल 5 नंबर की होती है। अमूमन बच्चे को इसका वेटेज मिलता है 2 से 3 नंबर का। अगर ना भी लिखी तो ऐसे फेल नहीं होगा, लेकिन कंक्लूजन मिस हो गया ऐसे फेल हो जाएगा। और अगर आउटलाइन डिटेल में लिख दी और ऐसे मैच ना हुआ तो तब भी फेल हो गया। जो चीजें आउटलाइन के अंदर हैं ऐसे के अंदर आना उनका मस्ट है। तो इसीलिए सोच समझ के आउटलाइन बनाया करें कि कितनी आउटलाइन हम अपने गिवन टाइम में वहां जाके डिफेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज है बेटा, दूसरी लेयर का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है? वो स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर होता है कि ईच पार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। आउटलाइन लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, बॉडी पैराग्राफ लिखना है तो उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, कंक्लूजन लिखना है तो उसकी फॉर्मेशन कैसे। आउटलाइन बेटा सिंपली आपके मेन हेडर्स और सब हेडर्स। जो आपके मेन हेडर्स हैं वो अमूमन आप याद रखिएगा, यहाँ बच्चे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज कर देते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बजाय आप वहां एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज करें या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज करें, ना कि वहां प्रोनाउंस यूज कर दें बगैर क्वेश्चन मार्क के मेन हेडर बनाएं। नीचे जो सब हेडर्स हैं यहाँ बच्चों के साथ बड़ा जुल्म किया जाता है। बेटा याद रखिएगा, आपने क्लास में लिखा सब हेडर, आपने फ्रेज में लिखा या आपने कीवर्ड्स में लिखा, तीनों एक्सेप्टेबल है। तीनों एक्सेप्टेबल है। कोई बंदा ये कहे जी नहीं ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आउटलाइन टोटल 5 नंबर की है, कोई ये कहे कि जी यहाँ 3 3 लाइनों का एक सब हेडर लिखें, ऐसा कुछ नहीं। आप सब हेडर्स बेटा पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दें, कीवर्ड्स आप फ्रेज की फॉर्म में लिख दें या आप क्लॉज की फॉर्म में लिख दें, तीनों एक्सेप्टेबल हैं। हाँ उनके अंदर ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ एग्जामिनर को बड़ी ओपनली नजर आती है। फिर नेक्स्ट चीज है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के पार्ट्स क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन के बेटा पार्ट्स ये होते हैं कि सबसे पहले आप ऑप्शनल होता है कि आप जनरल स्टेटमेंट देते हैं या नहीं देते। दे दें तब भी कोई इशू नहीं, ना दें तब भी कोई इशू नहीं। उसके बाद आते हैं कि आप उस ऐसे को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, जिसे थीसिस स्टेटमेंट भी कह दिया जाता है, स्टांस भी कह दिया जाता है, ओपिनियन भी कह दिया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट भी कह दिया जाता है। आप उसका एक स्टांस लें, जी मेरे मुताबिक जेंडर इक्वलिटी मिथ है या जेंडर इक्वलिटी रियलिटी। नीचे उसकी बेटा एक्सपोजिशन आप करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जी ये जो है तो कैसे है। फिर उसके नीचे आपके अपने प्राइमरी हेडर्स को आपने बंद करना होता है 3 से 4 सेंटेंसेस के अंदर। फिर बेटा आप ट्रांजिशनल सेंटेंस देते हैं, उसके बाद आप अपने सेकेंडरी हेडर को बंद करते हैं, फिर ट्रांजिशनल सेंटेंस देते हैं, फिर नेक्स्ट सेकेंडरी हेडर को बंद करते हैं। अगर दिए हुए हैं, आप नहीं दिए हुए तो नो मैटर। उसके बाद बेटा आप फियर देते हैं, फियर के बाद आप होप देते हैं, आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। ये अमूमन एक अनयूजुअल पैराग्राफ होता है। इसकी लेंथ 100 वर्ड से लेकर 350 100 वर्ड्स तक हो सकती है। अमूमन जो बच्चे इंट्रो लिखते हैं वो 150 से 200 वर्ड्स का लिख पाते हैं, 250 का लिख पाते हैं। तो कोई पाबंदी नहीं होती, कहने का मकसद ये।
आप उस इंट्रो में, हाँ, इंट्रो के अंदर एग्जाम्पल्स नहीं देनी, इंट्रो के अंदर अपना स्टांस समझाने के अलावा कोई भी आपके जो सब हेडर्स हैं उनको समझाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, होप और फियर लाजमी क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपके बॉडी पैराग्राफ आते हैं। बॉडी पैराग्राफ भी बेटा दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिशनल पैराग्राफ और एक मेन पैराग्राफ। ट्रांजिशनल पैराग्राफ ये होते हैं कि जब आप एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की तरफ जाते हैं तो आप उनके दरमियान 3 से 5 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ लिखते हो। ये भी ऑप्शनल होता है, लिख लो तो भी कोई इशू नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी कोई बड़ा इम्पैक्ट, फेल होने वाला इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब ट्रांजिशन देने का एक और तरीका भी होता है कि बच्चे अपने सेगमेंट के आखिरी पैराग्राफ में बता देते हैं कि इससे आगे मैं ये कहने जा रहा हूँ, और नए सेगमेंट के स्टार्ट वाले पैराग्राफ में बता देते हैं कि हमने ये डिस्कस कर लिया, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसलिए इनको ऑप्शनल कहा जाता है। असल चीज होती है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में बेटा आपने देखना ये होता है कि एक तो एक पैराग्राफ के अंदर एक आइडिया डिस्कस करना है, यूनिटी। प्राइमरी जो आपके हेडर्स हैं उनमें बेटा याद रखिएगा, अगर एक पैराग्राफ में दो आइडियाज डिस्कस कर दिए तो वो पैराग्राफ क्रॉस हो जाएगा। दूसरा, उसके पार्ट्स होते हैं कि आपका टॉपिक सेंटेंस है, उसकी एक्सपोजिशन है, फिर उसकी फेवर में आपने 3 आगे सपोर्ट्स देनी होती हैं। एक मस्ट है, मैक्सिमम 3 होती हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप किसी की कोटेशन दे सकते हैं, आप किसी रिसर्च का हवाला दे सकते हैं। तीनों दे दें या एक दे दें या दो दे दें, मिनिमम एक देना जरूरी है। और फिर उसको कंक्लूड करना होता है, और जो आप कंक्लूड करते हैं वो आप अपने ऐसे के मेन टॉपिक से रेलिवेंट बना के कंक्लूड करते हैं। अब ये चीज उसके अंदर आती है। फिर आपके जो सेकेंडरी हेडर्स हैं, अगर आपके पास टाइम होता है तो आप उनको इसी तरह यूनिटी के पैराग्राफ में लिखते हैं, अदरवाइज आप वहां जेनेरिक हो सकते हैं, वहां जाके आप जेनेरिक हो सकते हैं। अब प्राइमरी हेडर्स की हम बात कर रहे थे कि आपने एक पैराग्राफ में एक आइडिया डिस्कस करना है। दूसरी चीज होती है बेटा, कोशिश करें कि आपका ये पैराग्राफ, वैसे यहाँ भी कोई बड़ी पाबंदी नहीं होती, जो एक यूजुअल पैराग्राफ है वो 100 वर्ड से लेकर 150 100 वर्ड्स का हो सकता है। लेकिन अगर आप 150 वर्ड्स में पैराग्राफ को लेके जाएंगे, दो प्रॉब्लम आएंगे। एक तो ये कि सिमेट्री नहीं रहेगी, एक पैराग्राफ आपने 150 वर्ड्स का लिखा, हो सकता है अगला पैराग्राफ आप ना लिख पाए। दूसरा बेटा, टाइम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करें कि आपका जो पैराग्राफ है वो 9 10 11 इतने सेंटेंसेस पे बंद होना चाहिए। 100 वर्ड से लेकर 110 वर्ड्स या 120, 100 से 120, इसके इन बिटवीन अपने पैराग्राफ को बंद करें। और कोशिश, फिर दूसरी चीज होती है बेटा सिमेट्रिकल, कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा 10 सेंटेंसेस का, तो नेक्स्ट पैराग्राफ 9 या 11 का हो। ऐसा ना हो कि अगला पैराग्राफ 13 सेंटेंसेस का हो। मतलब 1 सेंटेंस अप डाउन पैराग्राफ की लेंथ में फर्क आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक 12 सेंटेंसेस का, अगला 15 का, अगला 8 का। ऐसा नहीं करना, पैराग्राफ का वेटेज सेम रखना है। ये स्ट्रक्चर होता है। फिर बेटा इनकी ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं कि आपने मोर ओवर, फर्दर मोर, और इससे पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करना। पैराग्राफ के अंदर आप ट्रांजिशनल वर्ड्स इस तरह के यूज कर सकते हो। पैराग्राफ के दरमियान आपके वर्ड जो हैं वो चेन की ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज होंगे, ट्रांजिशन ऑफ चेन्स जिन्हें कहा जाता है। तो एक जो ट्रांजिशन आपने एक पैराग्राफ में यूज की, कोशिश करें दोबारा वो रिपीट ना हो, उसकी रिप्लेसमेंट में कोई और ट्रांजिशन यूज करें, एक अच्छा पैराग्राफ उसको बना के दें। और फिर एंड पे आता है आपका कंक्लूजन। याद रखिएगा, जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसे समरी ऑफ ऐसे कहा जाता है, और कंक्लूजन को समरी ऑफ इंट्रोडक्शन कहा जाता है। इसके फर्क सिर्फ इतना होता है कि आप अपने सारे अल्फाज को रिफ्रेज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले एक अच्छी सी ट्रांजिशनल डिवाइस, जो थोड़ी सी कॉमन ना हो, जरा कैची सी हो, उसके साथ अपनी थीसिस स्टेटमेंट को रीजनरेट करते हैं। उसके बाद अपने प्राइमरी और सेकेंडरी हेडर्स को 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर सबको जंबल डाउन करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है कि जो इंट्रो के अंदर हमने होप और फियर दिया होता है उसको यहाँ बड़ा करके लिखना होता है, वो लाजमी पार्ट होता है इसका।
और कोशिश करते हैं कि हमेशा कंक्लूजन को एक ऑप्टिमिस्टिक वे में ऐड करते हैं, किसी अच्छी कोटेशन पे, किसी अच्छी आयत पे, किसी अच्छे शेयर पे। अगर कंक्लूजन हमारा वीक हो, एग्जामिनर ने कंक्लूजन बड़े जोर से पढ़ना होता है हमारा, अगर वो वीक हुआ तो वो हमें फेल करवाता है। तो बेटा हमने यहाँ दो बातें डिस्कस की, कि एक तो मेन स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी। फिर हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है हमारी लैंग्वेज। कि लैंग्वेज में हमने क्या देखना हो, यहाँ भी आपके साथ अक्सर आपको डराया जाता है बेटा, ऐसे में ऐसा नहीं, चक्कर नहीं होता। याद रखिएगा, परफेक्ट लैंग्वेज लिखना किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात। लैंग्वेज जो है ये एरर फ्री होनी चाहिए। मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक से आपने अवॉइड करना है, स्पेलिंग मिस्टेक से अवॉइड करना है, पंक्चुएशन मिस्टेक से अवॉइड करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपोजिशन के पेपर की तरह कि यहाँ ग्रामर, पंक्चुएशन या स्पेलिंग फैटल होंगे। एक पैराग्राफ में एक आधी गलती आ जाती है तो कोई बड़ा इशू नहीं होता। जिन बच्चों की गलतियां फ्लो में लिखते हुए आती हैं, तो अगर एक दो पैराग्राफ के बाद गलती आ रही है तो उतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, एक ही पैराग्राफ में एक से ज्यादा गलती आ रही है तो फिर बड़ा इशू है। यहाँ कहते हैं जी एक गलती पकड़ दी बट आपकी लैंग्वेज वीक है, तो 50% वेटेज है। तो इसमें आपने किन चीजों का ख्याल करना होता है? एक तो बेटा आपके जो सेंटेंसेस हैं, कोशिश करें कि थ्री क्लासेस से बड़ा सेंटेंस ना लिखें। दूसरा बेटा, आप इसमें सबसे ज्यादा गलती आपकी SES की होती है। उसके बाद गलती आपकी एग्जामिनर को नजर आती है आर्टिकल दा की, या आ की, या एन की। ये गलती एग्जामिनर को सीधी सीधी नजर आ जाती है। तीसरी गलती आती है बेटा दैट, विच और हु, रिलेटिव प्रोनाउन। ये आप जहाँ यूज करते हैं तो इनका कनेक्शन उस चीज के साथ होना मस्ट होता है। ये मोस्टली बच्चे गलत यूज कर देते हैं। और तीसरी चीज जो एग्जामिनर को सबसे ज्यादा तंग करती है, वो होता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि किस टेंस के साथ कौन सा टेंस यूज होना है या नहीं होना है, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, आगे किस टेंस में बात करेंगे। ये चीज आपको वहां पता होनी चाहिए। इन चीजों पे एग्जामिनर अमूमन उसको सीधी सीधी साफ साफ ये चीजें नजर आ रही होती। फिर बेटा मॉडल ऑक्सिलरीज, इनकी गलतियां, इनके यूजेज में जो बच्चे गलतियां करते हैं, ये भी एग्जामिनर को सीधी सीधी नजर आ रही होती है। और आखिरी चीज बेटा जो एग्जामिनर तंग होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स वोकैब से। अमूमन बच्चे GRE से वर्ड याद कर लेते हैं और कहते हैं कि बस ये वर्ड्स यूज करना हमारे लिए मस्ट है। तो बेटा जब तक आप किसी वर्ड की कॉनोटेशन के बारे में श्योर ना हो कि वो वर्ड वहां फिट है मिसफिट है, उस वक्त तक उस वर्ड को यूज ना करें। कोशिश करें सिंपल सादा अल्फाज में बात करें। एक और चीज कही जाती है जिससे बच्चों को हम इंग्लिश के उस्ताद डराते हैं, एक्सप्रेशन। बेटा नो डाउट एक्सप्रेशन हर बंदे का अलग अलग होता है। एक्सप्रेशन अच्छे से अच्छा लिखा जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लेवल पे आके सोचा जाए। क्या आप कभी उठा के देखिएगा कि रसल, बेकन, हक्सले, जितने ये बड़े प्रोज राइटर हैं, क्या सारे एक जैसा लिखते हैं? हर बंदे का अपना एक्सप्रेशन है। हाँ, कोशिश करें एरर फ्री हो। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल करते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला, पास हो जाएंगे आराम से। और नेक्स्ट चीज आती है बेटा आपका स्टाइल और डिक्शन। इसमें एग्जामिनर क्या देखता है? बेटा आपने वैरायटी ऑफ जो स्टाइल्स है वो कोशिश करें यूज करें, कि कहीं रेटरिक यूज कर लें, कहीं एक्सपोजिशन यूज कर लें, कहीं डिडक्टिव अप्रोच यूज कर लें, कहीं इंडक्टिव अप्रोच यूज कर लें। इन चीजों का आपने ख्याल करना है कि हम स्टाइल में कैसे जा रहे हैं।
अगर सारे स्टाइल आपको नहीं आते, अब मैं यहाँ आपको स्टाइल वन बाय वन तो समझा नहीं सकता कि स्टाइल बच्चों को करवाने पे महीना लग जाता है। हाँ, आपको कोई एक स्टाइल भी आता है तो फिर उसी को फॉलो कर ले। अगर आपको प्रॉपर स्टाइलिंग नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, किसी एक स्टाइल को भी, अमूमन हमारे यहाँ जो बच्चे लिखते हैं वो डिडक्टिव अप्रोच में लिखते हैं, कि एक बात कही, फिर उस बात की एक्सप्लेनेशन दी, फिर उस बात की एग्जाम्पल दी और कंक्लूड कर दिया। दूसरा तरीका होता है कि कुछ बच्चे एग्जाम्पल से, कहानी से शुरू करते हैं, उस कहानी से फिलोसफिकल डिबेट निकालते हैं और कंक्लूड करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन रेज करते हैं और उस क्वेश्चन को खुद ही आंसर करते हैं और फिर उसी को एग्जाम्पलीफाई करते हैं और कंक्लूड कर देते हैं। अगर तो ये डिफरेंट स्टाइल्स आपको आते हैं लिखना तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लिखें, ट्राई करें, हर सेगमेंट में डिफरेंट स्टाइल ट्राई करें। अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो एक ही स्टाइल आता है, तो परेशान ना हो जाना कि नहीं नहीं सर ने एक नई बात बताई, हमारा तो ऐसे फेल हो जाएगा। बेटा ठीक है, नंबर कम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ऐसे फेल हो जाए। एक ही स्टाइल में आपने पूरा ऐसे लिख दिया, हाँ उस स्टाइल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रॉपरली अगर डिफेंड किया आपने, तो आपका ऐसे वो फेल नहीं कर सकता। तो ये चीजें होती हैं बेटा जो एग्जामिनर मोस्टली आपकी चेक कर रहा होता है। इन चीजों को अब आपने देखना कैसे है। अगर किसी ने कोई अटेम्प्ट दी हुई है तो बेटा याद रखिएगा, वो बच्चे जो 30+ पे हैं, अब मैं आपको मार्किंग का यहाँ तरीका तो नहीं सिखाऊंगा, बड़ा टाइम लग जाना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई बच्चा 30+ पे फेल हो रहा है तो बेटा उसको किसी किस्म का इशू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसके जो प्राइमरी आर्गुमेंट थे वो कहीं ना कहीं वीक हो गए हैं। कोई एक दो पैराग्राफ, सारे नहीं, सारे नहीं, प्राइमरी आर्गुमेंट जो है बेटा वो उसके कहीं ना कहीं से कम पड़ गए हैं। एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ उसके ढीले रह गए या इररेलीवेंट हो गए या एकेडमिक नहीं थे या इफेक्टिव नहीं थे, इसकी वजह से वो 30+ पे फेल हो गए। अगर कोई बच्चा बेटा पहले उसने पेपर दिया और वो फेल हो रहा है 25+ पे, तो याद रहे उसका आइडिया वीक है और साथ में प्राइमरी आर्गुमेंट भी कहीं ना कहीं कोई एक आधा वीक रह गया, आइडिया के अंदर क्लैरिटी बच्चा नहीं दे पाया। अगर बेटा कोई बच्चा 20+ या 20 पे फेल है तो उसका आइडिया ही गलत था। आइडिया गलत हुआ, प्राइमरी डिबेट सारी इररेलीवेंट हो गई। एक बंदे ने कराची जाना है और वो इस्लामाबाद की ट्रेन पे चढ़ बैठता है, लाहौर में खड़ा है और उसने जाना कराची, इस्लामाबाद की ट्रेन पे बैठ जाएगा, जाहिर बात है सारा सफर उसका इररेलीवेंट हो जाएगा। सेम इज द केस जब आइडिया गलत होता है तो वो ऐसे 20 पे फेल हो जाता है, क्योंकि कंटेंट फिर रेलिवेंट ही नहीं रहता। अगर 20+ पे था तो फिर आइडिया क्लियर नहीं था लेकिन ठीक था। एक बच्चा जो 10+ पे फेल हो रहा है उसकी बेटा लैंग्वेज वीक है। वो बच्चा जो -10 पे फेल हो रहा है, बिलो 10 है, उसका स्ट्रक्चर खराब है। तो आपकी जो मार्किंग होगी, अगर कोई बच्चा पहले अपीयर हुआ है तो उसको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से मार्क खा रहा हूँ। तो बेटा अपनी उस चीज को फोकस करके आपने अपने एसए के पेपर में उतरना है। अब ये टाइम नहीं है एवेल्युएशन का, परेशान होने का। सेल्फ एवेल्युएशन करें घर बैठ के, एवं ना किसी के चक्करों में पड़ जाना कि वो मेरी तो ये चीज वीक है तो मैं 2 दिन में सीख लूं। तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो मेन अटेम्प्ट के लिए बच्चा जब भी आए तो वो अपनी पहले से ये चीजें क्लियर एंड लाउड करके आए। ये चीजें हो गई जी। मार्किंग कैसे होती है, उसके अंदर चीजें एग्जामिनर क्या क्या देखता है, किन चीजों में हमने फोकस करना है। अब मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा कि आपने इसके अंदर अपनी टाइम मैनेजमेंट और किन चीजों को देखना है।
तो बेटा आपके पास जब भी एक ऐसे का पेपर आता है तो पहली चीज टॉपिक सिलेक्शन होती है आपकी। तो टॉपिक सिलेक्शन में बेटा याद रखिएगा, वहां किसी एक वर्ड को देखते ही अन्यवा, आपने क्लाइमेट चेंज पे ऐसे तैयार किया, अन्यवा ना पढ़ जाना। पहले मुकम्मल पढ़ना, 3 दफा ऐसे के पेपर को पढ़ना। और वहां अगर आपको लगे कि मुझे ये ऐसे आते हैं, उनको साइड पे कर लें, जितने आते हैं उनको साइड पे कर लें। उनमें से आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा टॉपिक मेरा है। तो टॉपिक सिलेक्शन में याद रखिएगा, सबसे पहले आप ये देखें कि आपको इसमें से कितने ऐसे आते हैं। अब जब आपने वो ऐसे अलहदा किए तो उसमें से देखें मुझे अच्छा कौन सा आता है, और किसी एक टॉपिक पे आपने जाके हाथ रखना है जी, मैं ये एक करूंगा, जल्दी नहीं करनी। कुछ बच्चों को ऐसे की लिखने की जल्दी होती है और यहीं से वो अपना सफर ही गलत तय कर बैठते हैं। तो इसमें जो चीज मैं आपको अक्सर बताने लगा हूं कि कुछ बच्चे वर्ड को देखकर पीछे पड़ जाते हैं, जी ये ऐसे मेरा है, जेंडर इक्वालिटी देखा ऐसे लिखना शुरू कर दिया। बेटा उसमें आपने देखना ये है कि उसने किस टाइप में पूछा। तो दो चीजें देखिएगा कि मेरी टाइप और मेरा फील्ड। अब जो सोशल साइंसेज के बच्चे होते हैं वो अमूमन सोशल टॉपिक्स पे अच्छा लिख लेते हैं। लिटरेचर के जो बच्चे होते हैं वो लिटरेरी एसेस को ज्यादा अच्छा लिख पाते हैं। जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो प्रॉब्लमेटिक एसेस को अच्छा हैंडल कर पाते हैं। और दूसरे बच्चे फिलोसफिकल को। अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए फिलोसफी, एजुकेशन और लिटरेचर, इन 3 फील्ड में वो इजी फील करते हैं। सोशल साइंसेज वाले ग्लोबल क्राइसिस, आपकी डेमोक्रेसी थ्योरीज जितनी चल रही हैं ये चीजें, या कोई प्रॉब्लम। हम जो साइंस के बच्चे होते हैं वो अमूमन टेक्नोलॉजी और इन चीजों पे ज्यादा। अब मैं ये एक जनरल बात कर रहा हूँ। समटाइम एक साइंस का बच्चा लिटरेरी ऐसे ज्यादा अच्छे लिख लेता है। उस बच्चे को खुद पता होगा कि मैं किस टाइप का ऐसे और किस फील्ड का ऐसे अच्छा अटेम्प्ट कर पाता हूँ। सिर्फ एक वर्ड देख के, फील्ड देख के ना आने वा पढ़ जाना, या टाइप देख के आने ना पढ़ जाना, ये दो चीजें जब मिल जाएं तो वो ऐसे आपका होगा। सिंपल अल्फाज में हमारे टीचर कहा करते थे कि बेटा उस टॉपिक को बैठ के घूरो, अगर उस टॉपिक में से धुआं निकले, चिंगारियां निकले तो वो ऐसे आपका है, वरना वो ऐसे आपका नहीं है। अमूमन बच्चे रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टॉपिक की वजह से यही मार खा बैठते हैं। अब इसका दूसरा चेक है कि जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया तो उसमें बेटा आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको बता देगी कि क्या ये मेरा टॉपिक है या नहीं। अब इसमें भी दो चीजों को देखना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टॉपिक को एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बेटा टॉपिक की एक्सपेंशन नहीं होती, एक्सपेंशन एस्पेक्ट्स की होती है, टॉपिक डिफेंड होता है। बताना शुरू कर देते हैं जेंडर इक्वालिटी क्या है, कहाँ से आई, क्यों आई। बट एग्जाम यार की ये डिबेट नहीं है। जैसे अमूमन साइंस में होता है ना जी, क्लाइमेट चेंज पे उसने कोई चीज पूछी, पहले क्लाइमेट चेंज बताओ, फिर एटमॉस्फेयर बताओ, फिर फुलानी सफेयर बताओ, फिर अपना जो वेदर है, ग्लोबल वार्मिंग वो बताओ, और फिर आके बात बताओ। ऐसा नहीं, डायरेक्ट टॉपिक को हिट करना होता है। आपने एस्पेक्ट्स देखने हैं, और एस्पेक्ट्स में क्या देखना है, प्राइमरी आर्गूमेंट। ये दो चीजें जिस बच्चे की, अगर एस्पेक्ट्स और प्राइमरी आर्गूमेंट्स को मिला के वो मिनिमम 8, 10, 12 और मैक्सिमम 16 जो मैं पीछे बता के आया, ये चीजें निकाल गया तो वो ऐसे उसका है। वरना बेटा उस ऐसे को करने की कोशिश ना करें।
तीसरी चीज इसमें ये आएगी बेटा कि जब आपने उसके एस्पेक्ट्स निकाल लिए, तो क्या उन एस्पेक्ट्स को डिफेंड करने के लिए हमारे पास इफेक्टिव और एकेडमिक अप्रोच है? क्या हम उनको सॉल्व करने के लिए कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स ला सकते हैं, या हवा में बातें हैं कि जो कुछ करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, या उसका कुछ सबूत भी है? अगर बेटा इन प्राइमरी हेडर्स को डिफेंड करने के लिए इफेक्टिव एकेडमिक अप्रोच, ये आर्गुमेंट मौजूद हो, तो वैसे आपका होगा। तो ये दोनों चेक, स्टेप 2 और स्टेप 3 दोनों आपको बता देंगे क्या वो ऐसे हमारा है या नहीं। अब कुछ बच्चे यहाँ हो जाते हैं कंफ्यूज, वो मैं की करदा, मैं तो आउटलाइन बनाई हुई सी। बेटा नहीं, अगर आपको वहां 10-15 मिनट जाया भी हो, अगर आपको पता लगा ये ऐसे मेरा नहीं है, तो उसको क्रॉस करें, दूसरा ऐसे उठा लें। अगर आता ही एक है तो फिर अल्लाह हाफिज है बेटा, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपको 2 या 3 टॉपिक आते हैं, तो फिर आप पहले आउटलाइन बना के, ब्रेनस्टॉर्मिंग बना के फिर चेक कर लें। एक चीज तो बेटा ये हो गई। कोशिश करें कि आधा घंटा आपका टाइम लगे इन चीजों को निकालने पे। और जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, एस्पेक्ट्स को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो कोई चीज रोकनी नहीं। बच्चे क्या करते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, जो जो चीज जहन में आ रही है लिखते जाएं, लिखते जाएं, बाद में एलिमिनेशन होगी। आपने 30 आर्गूमेंट लिख लिए, बाद में देखेंगे कि यार इसमें से काम की बातें कौन सी हैं। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, आपने एक टॉपिक ऐसे लिखा ना, और चीजें लिख रहे हो, तो जो जो जेहन में आता है लिखते जाओ, जो जो जेहन में आता है लिखते जाओ। ये तो बाद में आपने एलिमिनेशन करनी है, कि जब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास इफेक्टिव और एकेडमिक अप्रोच किस आर्गुमेंट के लिए है, जिसके लिए है उसको टिक कर लेंगे, और जिसके लिए नहीं है उसे क्रॉस कर देंगे। ये क्रॉस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है, ये क्रॉस है, ये दोनों ठीक हैं, ये क्रॉस है। तो वहां से आपने एलिमिनेशन का प्रोसेस करना है, शुरू में फिल्टर नहीं लगा देना। अब जब ये चीजें हो गई, तो बेटा फिर दूसरा काम आपने क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है कि रफ में, याद रखना, अगर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सोच के लिखना पड़ गया तो मर जाओगे। पहले रफ में इंट्रो और कंक्लूजन लिख लेना। दोनों पास या फेल करवाने वाले आइटम हैं। अगर डायरेक्ट लिखेंगे, कटिंग होगी, ओवर राइटिंग होगी, लैंग्वेज में झोल आएगी, सेंटेंसेस लंबे होते जाएंगे, बेकार आर्गुमेंट बनेंगे। एक दफा रेफ में इसका स्केच बना लें, खासतौर पे इंट्रो का। कंक्लूजन का मैं इसलिए कहता हूँ कि एंड पे बच्चों के पास टाइम नहीं होता, ये वीक हो जाता है। तो कहीं भी ऐसे के दरमियान में जहां ब्रेक ले रहे हों, या ऐसे लिखने से पहले एक साइड में रफ वर्क में कंक्लूजन गंदा मंदा बना लें कि मैंने कंक्लूजन के, मेरे पास स्केच क्या है। जब ये दो काम बेटा कर लें, तो अब आप अपना मेन एसे अटेम्प्ट करने जाएं। सबसे पहले अपने एसे का टाइटल लिखें, जो भी टाइटल होगा, मार्कर से, और ईच लेटर कैपिटल, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर। उसके बाद बेटा मार्कर से अपनी आउटलाइन की हेडिंग दें। आउटलाइन के बाद नंबर 1 इंट्रो। ठीक है, इंट्रो के आप चाहे ABC पार्ट्स बना दें, चाहे थीसिस स्टेटमेंट दे दें, कोई इशू नहीं है। नंबर 2 पे आपका जो भी हाउ या वाई फैक्टर लगा, प्राइमरी हेडर्स, उसके आगे ABCDEFGH। नंबर 3 पे अगर आप प्रॉब्लमेटाइज करने जा रहे हैं तो वाई फैक्टर लग जाएगा, या जो भी फैक्टर लग रहा है, डिफरेंट एसेस के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। और आगे फिर वे फॉरवर्ड, और आखिरी पे कंक्लूजन। इंट्रो, प्राइमरी हेडर्स, वाई फैक्टर, सॉल्यूशन फैक्टर, कंक्लूजन, इनके हेडर मेन होंगे 1 2 3 4 5। और जो सब हेडर्स हैं उनके ABC से आपने, जहां तक फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ छठा हेडर आ गया कंक्लूजन, तो बेटा आगे जहां आप ऐसे स्टार्ट करने जाएंगे, दोबारा टाइटल रिप्रोड्यूस करें मार्कर से, जैसे यहाँ किया था, और नीचे से अपना इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर दें। इंट्रोडक्शन एक सिंगल पैराग्राफ में लिखा करें, इसको तोड़ा ना करें। तोड़ा जा भी सकता है, लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें ज्यादा पैराग्राफ में लिखना इसको इफेक्टिव नहीं माना जाता। उसके आगे ट्रांजिटरी पैराग्राफ,
फिर आपके प्राइमरी हेडर्स, फिर सेकेंडरी हेडर्स, और फिर कंक्लूजन। अब याद रखिएगा, जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो इस टाइटल के बाद कहीं भी हेडिंग नहीं आएगी, बस सिंपली पैराग्राफ ही पैराग्राफ होंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे की हेडिंग दे देते हैं, ये मेरा ऐसे है जी, फिर ये इंट्रो है जी। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने। सिंपली जो आप लिख रहे थे पैराग्राफ, उसी तरीके से पैराग्राफ के फॉर्मेट में चलेंगे। इंग्लिश ऐसे के अंदर हेडर्स नहीं होते जैसे उर्दू ऐसे के अंदर होते हैं। तो इन चीजों को बेटा आपने अवॉइड करना है। ओके जी बेटा, मैंने कोशिश की कि वो बेसिक बेसिक चीजें बता दूं जो बच्चे अमूमन गलतियां करते हैं ऐसे के अंदर। अब कोई ये कहे जी इससे सारे का सारा ऐसे पास हो जाएगा, तो ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जिन बच्चों को ऐसे लिखने का पता है, बेसिक चीजों का पता है, तो वो ये गलतियां अवॉइड करेंगे, तो वो अपना ऐसे अच्छा कर सकते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ जी। रफ वर्क बेटा अपनी आंसर शीट के आखिरी पेजेस पे बना लिया करें। 28 पेजेस की आंसर शीट होती है, 24, 26 या 28। तो आप जो ऐसे वहां लिख पाते हैं 20 पेजेस का लिख पाते हैं, रफ वर्क आखिरी पेजेस पे किया करें। नहीं जी, लास्ट में बिल्कुल नहीं बनानी, आउटलाइन हमेशा स्टार्ट में होती है, रफ में बिल्कुल नहीं बनानी। रेपिटेशन तो बेटा, हाउ टू अवॉइड रेपिटेशन इन इंट्रो एंड कंक्लूजन, बेटा ये तो प्रैक्टिस से होगा। अपनी लैंग्वेज को इतना इफेक्टिव करें कि आप इस चीज को अच्छा कर पाए। काशिफ अली 36 है, तो बेटा आपका कहीं ना कहीं एक आधा पैराग्राफ वीक हो गया, सिर्फ एक आधा, ज्यादा नहीं, और कुछ भी इशू नहीं। ऐसे चेक करते हैं बेटा। मैं याद, एक बात याद रख लें भाई, मैंने कल भी नंबर लिखवाया था, मैं आज दोबारा अपना नंबर अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। बेटा याद रखिएगा, सेशन में क्या होना है, क्या नहीं होना, क्या करना है, वो यहाँ डिस्कस ना किया करें। एक जनरल वर्कशॉप है आम बच्चों के लिए, तो उसी की हद तक रहने दें। मैं सिर्फ और सिर्फ बता दूं, मैं मैक्सिमम कोई 12 से 14 बच्चे एक सेशन में लेता हूँ, ऐसे के ज्यादा बच्चे मैं नहीं पढ़ाता। क्योंकि ऐसे में प्रैक्टिस करवानी होती है, बच्चों का काम चेक करना होता है, तो इससे ज्यादा मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। में 50 बच्चे बिठा लो, उनका काम ही ना देखो, तो ये गलत बात है, ज्यादती है। मैं अपनी हर क्लास लिमिट लगा के पढ़ाता हूँ, तो ऐसे भी मेरी ये लिमिट है। तो बेटा जिसने सेशन के बारे में पूछना है, सेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये गुलाम वाहिद खान का नंबर मैं लिख रहा हूँ, गुलाम वाहिद खान। उनसे राब्ता कर लीजिएगा। एक सेशन खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। वो अभी स्पेशल के बाद स्टार्ट होना है। पहला बच्चे काम खत्म कर लेते हैं, जब वो कहते हैं सर इट्स ओके, अब हम खुद से लिख सकते हैं, तब मैं नई क्लास का ऐलान करता हूँ, पहले मैं नहीं करता। ये दूसरा नंबर मेरा अपना है बेटा, मैं लिख देता हूँ। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी होगी तो मेरे से पूछ लेंगे। लेकिन यहाँ जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं, वो अपनी क्यूरीज जो हैं वो पूछें। ये बेटा मेरा नंबर है, गुलनवाज मेरा नाम है, अब वैसे अक्सर जानते होंगे। तो ये काइंडली आपने अगर नोट कर लिया है तो इनको देख लें। जी बेटा, स्पेशल वाले बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते। हाँ, जो मैं असल बात बता रहा था कि आप पेपर इवेलुएट करते हैं, नहीं बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अलहदा से किसी का पेपर इवेलुएट करूं। असल में होता ये है कि जब किसी आप अननोन बच्चे का पेपर देखते हो, तो आप मार्किंग तो कर देते हो, अगर उसको समझाना पड़ जाए तो पूरा ऐसे पढ़ाना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं, ना मेरे पास टाइम है, और दूसरा मैं इस वजह से अवॉइड करता हूँ। बेटा मार्कर दोनों ब्लू ब्लैक दोनों यूज कर सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं यूज कर सकते जी। एम्प्टी पेजेस क्रॉस कर दिया करें, अच्छी बात होती है। एम्प्टी पेजेस अगर आप क्रॉस कर देते हैं तो अच्छी बात है, इसका अच्छा इम्पैक्ट ही पड़ता है। बेटा शॉर्ट हो तो कोई इशू नहीं है, आउटलाइन पूछ रहे हैं कि शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। शॉर्ट हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग हुई और ऐसे में डिफेंड ना हो सकी, ऐसे फेल हो जाएगा। ये बात मेरी याद रख लेना।
बेटा कोटेशन का तो प्रॉपर तरीका होता है, तो वो अभी तो मैं यहाँ समझाते समझाते ही बड़ा टाइम लग जाना है। कोटेशन डिफरेंट होती हैं। शॉर्ट कोटेशंस वो डायरेक्ट लिखते हैं, और जो लॉन्ग कोटेशन होती हैं उनको एक डब्बे की फॉर्म में मार्जिन्स बना के मार्कर से लिखा जाता है। जी, आर्गुमेंटेटिव ऐसे बेटा कोई होता ही नहीं है, हर ऐसे ही आर्गुमेंटेटिव होता है। अब आर्गुमेंटेटिव को हमें लोगों ने टाइप बना दिया हुआ है, मुझे समझ नहीं आती। एक तो यही बच्चों को बड़ा इशू है कि ऐसे की टाइप्स पे बच्चों को इतना घुमा दिया जाता है कि बच्चे वही सोचते रहते हैं। बेटा टाइप्स का एग्जाम नहीं होना, किस टाइप का ऐसे आया और आपने कैसे सॉल्व किया ये ज्यादा मैटर करता है। बेटा आइडिया आपका स्टांस है। क्वेश्चन बड़ा मजे का पूछा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन आइडिया एंड कंटेंट। बेटा कंटेंट होता है आइडिया को डिफेंड करने के लिए जो आपने इंफॉर्मेशन दी, जो पैराग्राफ दिए, जो आर्गुमेंट दिए। और जो आइडिया है वो आपका स्टांस है कि आपने उस ऐसे को कैसे समझा। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। अब आपने चाइल्ड को मैन का फादर समझा या कहा नहीं ये गलत है। अगर समझा तो कैसे समझा, अगर नहीं समझा तो कैसे नहीं समझा, ये चीज आपका आइडिया है। और उसके लिए जो आप आगे एग्जाम्पल्स कोट्स वो चीजें लेके आएंगे वो आपका कंटेंट है। काउंटर आर्गुमेंट बेटा लिटरेरी फिलोसफिकल एसेस में होता है, अदर साइड ऑफ द कॉइन डिस्कस की जाती है। सदफ जहरा सेकेंडरी आर्गुमेंट तो बेटा ब्यूटिफिकेशन के लिए होते हैं, जो आपके एस्से के टॉपिक से थोड़ा सा हट जाते हैं, जिनमें आप प्रॉब्लमेटाइज कर देते हैं चीजों को, एक्स्ट्रा डिटेल्स की बात होती है। नहीं जी, असद रफीक इंट्रोडक्शन आउटलाइन में तो हेडिंग होती है। एस्से के अंदर बेटा याद रखिएगा कोई हेडिंग नहीं होगी। जब ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया तो कोई एक हेडिंग भी नहीं आएगी। जी सना बच्चे, मोर ओवर फर्दर मोर ये नहीं लिख सकते। ये विद इन पैराग्राफ की ट्रांजिशंस हैं। हमेशा पैराग्राफ को ट्रांजिशन ऑफ चेन से जोड़ें। काशिफ अली कह रहे हैं 36 मार्क्स हैं, तो बेटा कोई एक आधा आर्गुमेंट आपका वीक हुआ। ऐसे बच्चे मैं चेक नहीं करता। आउटलाइन बेटा लास्ट में नहीं बनानी, लास्ट में नहीं बनानी, आउटलाइन हमेशा शुरू में होती है। हिना सलीम बेटा ये जो चीजें हैं सेशन के बारे में गुलाम भाई से प्लीज रब्ता कर लीजिएगा। यहाँ पूछ लें, जिन्होंने स्पेशल में जाना है, ऐसे अटेम्प्ट करना है, उसकी चीजें पूछ लें। बाकी रही ऐसे की जनरल बातें डिटेल में, तो वो बेटा जब भी मैं सेशन करता हूँ तो मैं एक क्लास फ्री रखता हूँ ताकि बच्चों को मैक्सिमम चीजें फ्री में बताई जा सके। अब ये एक लेक्चर रिकॉर्डेड होता है, यूट्यूब पे अपलोड होना होता है, तो कोशिश हम यही करते हैं कि इसको मिनिमम रखा जाए। 1 घंटे से ज्यादा जब होता है तो फिर बच्चों के लिए सुनना करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा क्लोज रखते हैं और वही टेक्निकल चीजें बताते हैं जो बच्चे सीरियस हैं वो अपना काम कर सकें। बेटा रफ वर्क याद रखिएगा। रफ वर्क का टाइम, ये अच्छा पूछा आपने। रफ वर्क का पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचने पे ज्यादा टाइम लगाते हैं, जब वो सोच लेते हैं तो लिखने पे वो बहुत कम टाइम लगाते हैं। तो मैक्सिमम जो टाइम है वो 1 घंटे तक आप जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आधे घंटे में अपना रफ वर्क मुकम्मल कर लें, 2.5 घंटे में ऐसे को डिफेंड कर लें। हाँ, वो जो बच्चे स्मार्ट हैं, जिनकी लिखने की प्रैक्टिस है, अच्छे बच्चे हैं, तो वो तो 2 घंटे में भी ऐसे लिख पाते हैं। जी सकलैन बेटा ये बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है इनका। फैज 25 इन पीएमएस तो बेटा आइडिया और कंटेंट दोनों का इशू है। नहीं बेटा स्पेशल की अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी।
स्पेशल वाले अटेम्प्ट अपनी लाजमी दें, मिस ना कीजिएगा। पास होगी अच्छी बात है, नहीं हुई तो खैर है, लेकिन ये आपकी मेन अटेम्प्ट में काउंट नहीं होगी। जी, वांट टू गो अप टू 60, बटा 70 प्लस भी जाया जा सकता है। सारी चीजों के ऊपर फोकस करें, स्टाइल पे फोकस करें, तो हो जाएगा। बट इसमें कोई टाइम डिवीजन नहीं है। ये तो आपके ऐसे लिखने की प्रैक्टिस है। एक बच्चे को पता है कि मैं इतने पेजेस इतने घंटे में लिख लेता हूँ, तो ये तो वो हर बच्चा अपने हिसाब से करेगा। इसमें कोई टाइम डिवीजन है नहीं, दो ही डिवीजन है। जो स्मार्ट बच्चे हैं, 2 घंटे में लिखने की जिनकी प्रैक्टिस है, तो वो चाहे घंटा सोचने पे लगा दें। वो बच्चे जिनकी लिख राइटिंग स्पीड स्लो है, तो वो सोचें जल्दी, रफ वर्क जल्दी करें, और बाकी काम उनका फिर बड़ी मुश्किल से पूरा होगा। बेटा, इडियोमेटिक एसेस कोई खास बुक नहीं है, कोई खास बुक नहीं है एसेस की। शॉर्ट एसेस की तो है, मेन एसेस की कोई खास बुक नहीं। जारा बेटा, सेकेंडरी आर्गुमेंट्स जरूरी नहीं है सजेशंस एंड हर्डल्स हो, हाँ एक्सपोजिटरी में सजेशंस एंड हर्डल्स हो सकती हैं। हाँ, जावेद इब्राहिम बेटा, पहले पेज पे आउटलाइन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगे यहाँ बदसूरत लग रही है, थोड़ा सा बड़ा करके क्वेश्चन नंबर फलां, ठीक है, ऐसे राइटिंग ऐसे करके आगे चले जाएं, या टाइटल लिख दें। मतलब जहां से वो कैर होता है वहीं से लिखा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटा, यहाँ ऐसे की इंटरप्रिटेशंस करने को नहीं बैठे हम। सैयद महक पूछ रही हैं इंटरप्रेट, बट इंटरप्रिटेशन वही होती है जैसे आप तीसरे स्टेटमेंट कह देते हैं, स्टांस कह देते हैं, इस कोई ओपिनियन कह देता है। वही चीज है कि उस चीज को आपने क्या कहा, उसकी कोई आपने जो वहाँ डेनोटेटिव मीनिंग है वो नहीं लिखने होते, कॉनोटेशन लिखनी होती है। शॉर्ट ऐसे बेटा मंजूर मिर्जा साहब की बुक है, शॉर्ट एसेस के लिए, 20 नंबर के एसेस के लिए, वो ठीक है। हाँ, कोटेशन बेटा आपकी मर्जी होती है। वैसे ऐसे को कोटेशन से स्टार्ट करना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होता। अपना स्टांस दें, जनरल बातें करें, कभी भी कोटेशन से ऐसे स्टार्ट करना ये कोई वाइज ऑप्शन नहीं है। ओके जी। बेटा, क्वेश्चन अगर किसी का है, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, तो वो अपने यहाँ चैट बॉक्स में आके, चैट का ऑप्शन ओपन है, वहाँ क्वेश्चन कर सकता है। काइंडली यहाँ टाइप करें। इन्फिनिक्स ने हैंड रेज किया है बेटा, अपना क्वेश्चन टाइप करते हैं। जी सैयद, मैं कर सकते हैं बेटा। इवेंट से स्टार्ट किया जा सकता है इसे। आप डिडक्ट अपना इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं, किया जा सकता है, कोई इशू नहीं। इतना मुश्किल नहीं होता जितना ऐसे को बनाया हुआ है ना हम उस्तादों ने, सिर्फ अपनी दुकानें चमकाने के लिए, लेकिन इतना मुश्किल होता नहीं है। कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं, तो इन पे अगर फोकस कर लिया जाए, और सिंपल मैं तो जितने बच्चे देखे हैं ना पास होते, वो सिंपल ही पास होते देखे। जिन बच्चों ने कॉम्प्लेक्स किया, 8 8 उस्तादों से पढ़ा, 4 4 साल तैयारी करते रहे, बिलीव मी, ऐसे रगड़े गए हैं, ऐसे रगड़े गए हैं कि अलमान हलफीज वाली बातें। ओके जी। मुझे एक बात बताओ, फैजान उल्लाह, बेटा बात ये है कि पूरा ऐसे आपका एक ही होता है।
अगर कोई बंदा ये कहे जी जो मैंने आउटलाइन में बात लिखी वो मेरे ऐसे में ना आए, और जो मैंने ऐसे में लिखी वो इंट्रो में ना आए, और जो इंट्रो में लिखी वो कंक्लूजन में ना आए, हाउ इज इट पॉसिबल? बेटा एक ही चीज है। जाहिर बात है जो बातें आउटलाइन में लिखी वो वन बाय वन सारे ऐसे के अंदर आएंगी। जो सारी बातें ऐसे में लिखी वो समराइज्ड प्रिसाइज फॉर्म में इंट्रोडक्शन के अंदर आएंगी। तो ये क्या बात हुई कि जो आउटलाइन में हमने लिखा वो इंट्रोडक्शन में बेटा लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे? इंट्रोडक्शन अलहदा लिखेंगे आउटलाइन से? ऐसा नहीं करना बेटा, वही चीजें होती हैं। सिर्फ और सिर्फ इंट्रो और कंक्लूजन की लैंग्वेज का फर्क होता है बस। अतीक रहमान बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? मुझे नजर नहीं आया, काइंडली दोबारा कर सकते हैं? आंसर माई क्यूरीज, पता नहीं क्या क्यूरीज हैं अतीक रहमान की। अब बेटा ये इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है आपने किसी ऐसे में, क्या करना है बेटा? इसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो हैं फूड इनसिक्योरिटी पे। क्या आप फूड इनसिक्योरिटी के मानते हो या नहीं मानते? अगर तो मानते हो तो इसके फेवर में आर्गुमेंट ले आओ, अगर आप कहते हो नहीं इससे नहीं होगी तो वो आर्गुमेंट दे सकते हो जो ये प्रूव करें जी ये इससे फूड इनसिक्योरिटी नहीं होने वाली। अब कोई बंदा ये कहे जी नहीं कोई और प्रॉब्लम आने वाले हैं, तो वो डिविएशन फ्रॉम द टॉपिक होती है। ऐसा नहीं कर सकते। जी बेटा, एंड बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी हेडर हैं तो उनको आप सिंगल पैराग्राफ में भी डिस्कस कर सकते हैं, नो इशू। बेटा हैंड रेज ना करें, जिसका जो क्वेश्चन है प्लीज टाइप कर दें। फरहान रियाज कहते हैं बेटा कोई लेंथ नहीं है, याद रखना थीसिस स्टेटमेंट नामी कोई चीज ही नहीं है। ये तो आपका स्टांस होता है, आप पूरे इंट्रो में क्लियर कर दें एग्जामिनर को, आप एक लाइन में कर दें, दो में कर दें, तीन में कर दें, पांच में कर दें, कोई इशू नहीं होता। आपने अपना स्टांस समझाना है, अगर आपने वो समझा लिया तो सारा सारा ठीक है काम। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारा लंडे का मटेरियल होता है प्रिपेयर्ड, जो ऐसे कुछ नहीं होते। हाँ, किसी टॉपिक पे आपने जो काम किया वो चीजें आपके काम आने वाली। इवन आप किसी से कंटेंट पढ़ते हैं, अगर उस कंटेंट को आपने खुद से नहीं देखा तो वो कंटेंट भी आप वहां यूटिलाइज नहीं कर सकते, होगा ही नहीं आपसे। तो चीजें ऐसे के लिए वही काम आएंगी जो आपने किसी से डिस्कस की, आपने खुद पढ़ी, या उनको खुद से कहीं मोल्ड करके लिखा। नहीं बेटा, जब बिलो 20 आ रहा है तो जाहिर बात है पीछे वाली चीजें शामिल हो जाएंगी ना इफरा। आइडिया कंटेंट प्लस लैंग्वेज। जब लैंग्वेज वीक है तो जाहिर बात है आइडिया और कंटेंट तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया ना आपका। बेसिक में स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर के बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद आपकी आइडिया, आइडिया के बाद कंटेंट। ये चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ओके जी, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। बहुत टाइम हो गया बेटा, बहुत लंबा लेक्चर चला गया जी। अगर ये क्यूरीज अभी भी आपकी रहती हो तो बेटा जब भी मेरा सेशन होता है ना तो मैं क्लास फ्री रखता हूँ बच्चों के लिए, तो वहाँ आ जाएं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस हो जाती हैं, वहाँ हमें टाइम की पाबंदी नहीं होती, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा अपने चाहने वालों का, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।